हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ जिसमें आपने देखे होंगे साइंस के क्वेश्चंस, इंग्लिश के, मैथ्स के क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सिक्रिएट हिस्टामिन। संयोजी ऊतक के निम्नलिखित कोशिका में से कौन हिस्टामिन का स्त्राव करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं या क्या होता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट या गिव्स स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। मीन्स ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ रहा होगा जैसे नाम से ही इसकी लिंक कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन होते हैं बॉडी के, उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। अब देखते हैं कि ये जो टिश्यू है जनरली किससे मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखिए ये किस किस से मिलकर बना होता है। सेल्स या कोशिका जिसे हम कहते हैं, फाइबर्स और जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि स्किन क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ध्यान रखिए स्किन ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है क्योंकि ये आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। और जो ब्लड है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज है। हाँ, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके टाइप भी काफ़ी सारे होते हैं। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो संयोजी ऊतक है इसमें से निम्नलिखित में से कौन जो हिस्टामिन का सिक्रेशन करने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या होती है, जो मास्ट कोशिकाएं या मास्ट सेल होती है वो हिस्टामिन एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। हिस्टामिन ध्यान रखिए, हिस्टामिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन और ये कहाँ से सिक्रिएट हो रहा है, मास्ट सेल से। देखिए जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये मास्ट सेल्स बनी हुई हैं या मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन एंड अदर मेडिएटर्स, इनसे मिलकर बनी हुई है मास्ट सेल और ये इसका सिक्रेशन कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सपोजर टू एंटीजन और डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ, ये हिस्टामिन को रिलीज करने का काम कर रही है। यही हमारा क्वेश्चन था कि कहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। ध्यान रखिए मास्ट सेल से या मास्ट कोशिकाओं से। टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे क्योंकि ये एक री एग्ज़ाम है। तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्जाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है, इसको बाद में देखने के लिए है, किसी का अनआंसर्ड आपने किया है या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे, कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, अब आपकी रैंक क्या है। और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 10 तारों वाले एक विभव मापी या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियोमीटर में संतुलन बिंदु को 7वें तार पर प्राप्त किया जाता है। 10 तार है और जो यहाँ पर बैलेंस बिंदु है आपका वो कहाँ पर मिल रहा है आपको, 7वें तार पर। यदि इसको जो संतुलन बिंदु को आपको 9वें तार पर ट्रांसफ़र करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7वें पर था और 7वें से आपको किस पे लाना है, 9वें तार पे लाना है। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट, मुख्य परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ाना है या उस सेल के साथ श्रेणी में प्रतिरोध घटाएं, जो ये आपको मालूम होगा, या प्रतिरोध घटाए जिसका ईएमएफ मापा जाना है, या आपको उस सेल के श्रेणी में प्रतिरोध को बढ़ाना है जिसका ईएमएफ निर्धारित किया। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझेंगे। तो आपको बढ़ाना है जो मेन सर्किट है उसमें प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है, क्योंकि 7वें पर था। मान लीजिए सपोज कीजिए सीक्वेंस में हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, यहाँ पर सपोज कीजिए 7 है, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 हो गया। तो सपोज कीजिए ये 7 था, यहाँ पर था और हमें और आगे ले जाना है इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह सपोज कीजिए रेजिस्टेंस लगाओ तो आपको रेजिस्टेंस को और इंक्रीज कर देना होगा ताकि जो वैल्यू है आपको और बाद में मिले। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये है पोटेंशियोमीटर, पूरा स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर बना है। ये वाइपर है यहाँ पर और ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रैक लगा हुआ है यहाँ पर लग से, ये इसका सिंबल बता दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप 9वें पॉइंट पर चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा। विच इज़ इनकरेक्ट फॉर इमल्शन, पायस के लिए कौन सा विकल्प गलत है। तो पायस क्या होता है सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। इमल्शंस आर हीट्रोजीनियस मिक्सचर, तो जैसे ये बताया गया है कि एक टाइप का हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हीट्रोजीनियस टर्म्स मीन्स क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा मिक्सचर्स हमने 2 टाइप के पढ़े हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमो मीन्स होता है सेम टाइप या काइंड ऑफ सेम, और हीट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप के मिक्सचर। तो होमो मीन्स क्या होगा, यदि उनकी कंपोजिशन सेम टाइप की हो, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, उनकी बाउंड्रीज यदि विजिबल नहीं हो, तो दैट टाइप मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और हीट्रोजीनियस मीन्स उनकी बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल होती है तो उसे कहा जाता है हीट्रोजीनियस। सपोज कीजिए आपने मिल्क और वाटर दोनों को कंबाइन कर दिया और आपने गिलास में फिल कर दिया है, तो आप उनको देखने पर
जनरली विदाउट माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है। जब आप उनको देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें से कौन सा तेल है और कौन सा पानी है। या फिर यदि आपने सपोज़ कीजिए शुगर को उसमें डिज़ोल्व कर दिया है, और मिक्सचर कब कहा जाएगा, जब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, यानी कि इसका जो रेशो हो यदि वो फिक्स नहीं है तभी उसको मिक्सचर कहा जाएगा। अदरवाइज उसे क्या कहा जाता है, यौगिक या कंपोनेंट कहा जाता है। इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखिए, मिक्सचर क्या है और कंपोनेंट क्या है। जिसका रेशो या अनुपात जो होता है वो फिक्स होता है उसे कहा जाता है कंपोनेंट, और जो फिक्स नहीं होता है उसे कहा जाता है मिक्सचर। तो जैसे दूध और पानी का मैंने बताया, बट इसकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। बट यदि आपने रेत को पानी में डिज़ोल्व किया है या दूध में डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व नहीं होगा। रेत आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये रेत है और ये पानी है, तो इसे कहा जाएगा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इमल्शन की बात की जा रही है कि इमल्शन भी एक क्या है, विषमांगी या हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बोथ डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड, यानी कि अब ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए दोनों क्या होते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने शुगर ली है और वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो मीडियम क्या हो जाएगा, जिसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, और फेस क्या हो जाएगा, जिसको आप डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही लिक्विड होंगे। ठीक है, ये बात भी सही होती है। दूध एक पायस है, मिल्क एज एन इमल्शन, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। परिक्षेपित प्रावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम तरल होता है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि ये जो परिक्षेपित प्रावस्था यानी डिस्पर्स फेज ठोस रहेगा, और जो डिस्पर्स्ड माध्यम है वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इमल्शन होता क्या है। आपने पानी लिया है और एक लिया है वाटर, ठीक है, तो दोनों को आपने मिक्स करा। जनरली क्या होंगे, दोनों मिसिबल नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, तो दैट आर इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाएगा, और यही क्रिएट करते हैं इमल्शन को। तो दो टाइप से वाटर और ऑयल का इमल्शन बनाया जाता है। यदि आपने एक्सेस क्वांटिटी में वाटर लिया है और लेस क्वांटिटी में आपने लिया है ऑयल का, तो ये क्या बन रहा है, ऑयल का इमल्शन बन रहा है पानी के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स को पानी की ड्रॉपलेट्स ने चारों ओर से कवर अप कर लिया है। इसका अपोजिट भी बनेगा, यदि आपने यहाँ पर ऑयल लिया है ज़्यादा क्वांटिटी में और पानी लिया है कम क्वांटिटी में, तब क्या होगा, इसका पॉजिटिव इमल्शन बनेगा। यानी कि क्या होगा, जो ऑयल है उसने वाटर की ड्रॉपलेट को चारों ओर से कवर अप कर लेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, दोनों ही लिक्विड है। तो अभी हमने यहाँ पर 3 कंडीशन देखी है कि दूध एक इमल्शन है, तो बिल्कुल सही है, दूध एक इमल्शन है। दोनों लिक्विड होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने फेस की बात की कि दोनों फेस जो हैं वो लिक्विड होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो लास्ट वाला ऑप्शन था कि एक ठोस यानी एक सॉलिड और एक लिक्विड, तो वो वाला आंसर आपको टिक करना है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया था। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के आंसर देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स 8 इक्वेटर प्लेट्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनके गुण या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है जीन। तो क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर प्लेट पर संरेखित करता है, तो ये माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन, ये पढ़ी होगी। इसमें भी काफ़ी अलग अलग स्टेट होती है, तो अभी वो बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे आते हैं कि किस स्टेट में होते हैं, किस टाइप के दिखाई देते हैं। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट होती है। एक बार ये डेवलप करने का काम करते हैं, एक बार फिर प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, फिर ये इक्वेटर पे जाते हैं। तो ये इस स्टेज की बात की जा रही है कि अपने आप को भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कब ले आते हैं। तो ये क्या हो गए, सेंट्रोसोम हो जाएंगे, और यहाँ से ये इस टाइप की रेखाएं जैसे लैंप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको कहा जाता है मेटाफेज स्टेज। ठीक है, और इसमें क्लियरली विजिबल होते हैं, और ये यहाँ पर आ जाते हैं, इक्वेटर लाइन है ये, यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज स्टेज में। आइडेंटिफाई द लॉ दैट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव्ड बाय टू सिस्टम। उस नियम की पहचान करो जो दो निकायों द्वारा प्राप्त उष्मीय साम्य की अवस्था से संबंधित होता है। साम्य किसे कहा जाता है, इक्विलिब्रियम का सिंबल आपने देखा होगा, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। ठीक है, रासायनिक साम्य या भौतिक साम्य जिसे कहा जाता है। सपोज कीजिए बर्फ है और ये जल है, तो इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ऊष्मा की बात की जा रही है
कि जो ऊष्मा है उसको आपको साम्य अवस्था में बताना है, और ये किस नियम के थ्रू हो सकता है। जूल तापमान का नियम, द जूल लॉ ऑफ हीटिंग, या जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो ध्यान रखिए जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, पहला और दूसरा नियम की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, शून्य नियम के थ्रू जो साम्य है वो दो निकायों के बीच में स्थापित होता है। कैसे स्थापित होता है कि देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जो जीरो लॉ है वो क्या कहता है। उसके अकॉर्डिंग होता है, इफ़ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड वन, यानी कि दो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उनके बीच में, ये सपोज कीजिए ए और बी थे, और ये किसी तीसरे के साथ में इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, तो क्या होगा कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच अदर। ये दोनों थे, दो सिस्टम है ए और बी आपके बीच में, और ये ए इसके साथ में इक्विलिब्रियम बता रहा है और ये बी इसके साथ में। तो हमेशा ध्यान रखिए ये आपस में ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, आपस में ही, क्योंकि यदि ये इसके इक्विलिब्रियम में है और ये इसके हैं तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कौन सा नियम बताता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शून्य ऊष्मागतिकी का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवेश के क्वांटमीकरण के संबंध में सही है। क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, चार टाइप के होते हैं ये, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों के ही अलग अलग रूल है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश बीजगणितीय रूप में जोड़े जाते हैं, या इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। विद्युत हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण गुणज होता है। यानी देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो चार्ज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। निम्नलिखित में से किस एक रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो आपको ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं जनरली। जो मेजर ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ। अब ये चारों ही पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये इन सभी को अपना ब्लड दे सकता है। और जो ए भी होता है इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी से अपना ब्लड ले सकता है। तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको ऑलरेडी दांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन से एंटीजन होते हैं, और यदि किसी और को ब्लड ग्रुप जब डोनेट किया जाता है तो कौन कौन से प्रिकॉशन आपको रखने हैं, और यदि गलत ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, तो क्या क्या उससे खतरे हो सकते हैं। इसके साथ ही एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है, जिसकी जो सारी सिमिलरिटीज़ होती है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के जैसी होती है, और इसे कहा जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और ये ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि 0.3% ही ये पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, और ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। सारी सिमिलरिटीज़ ओ नेगेटिव जैसी होती है, बट यदि उसे ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप दिया जाए तो वहाँ पर क्लोटिंग होगी और एट द एंड उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। और यदि रिसेप्टर पूछा जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी। आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ यीस्ट, खमीर का गुणन, वसा का पायसीकरण, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो सब जब भी आपने घर पे कभी इडली, डोसा या जलेबी का आटा देखा होगा हलवाई के यहाँ, या आपने और देखा होगा कि आप यदि आटे में मीठा सोडा ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐसा आप अपने घर पे डिश बना रहे, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, खमण बनाया जाता है उसकी बात की जा रही है, जब उसमें मीठा सोडा ऐड किया जाता है। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि केक बनाने के लिए भी आपने देखा होगा आटा, तो ये कोई कंटेनर है, सपोज़ कीजिए आटे की जो हाइट थी वो यहीं तक थी, तो कुछ टाइम के बाद में आटा जो यहाँ तक हो जाएगा, तो ये फूल के यहाँ तक पहुँच चुका। तो ऐसा कैसे हो गया है, क्योंकि
इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और आपने देखा होगा बबल्स बाहर निकलते हैं। तो इन बबल्स में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी की वजह से ये आटा यहाँ से पहुँचकर यहाँ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण। तो मैंने आपको जो बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि इसमें आपको ये चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएगी। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल इज नॉन एज। किसी सेल में होने वाली सभी प्रतिक्रिया के कुल योग को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कोई सेल है, उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उसका टोटल सम कर दिया जाए तो उन सभी को क्या कहा जाएगा? सारी रिएक्शन का सम। फर्मेंटेशन हो रहा है, उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एस्टरिफिकेशन हो रहा है, तो जब सारी रिएक्शन हो जाएगी तो उन टोटल ऑफ रिएक्शंस को एक साथ एक नाम दिया गया है, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या चयापचय। 25 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्सड इन वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। व्हाट इज द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि आप ये वाले वीडियो देखने चाहते हैं कि W/W क्या होता है, वेट बाय वेट कैसे निकाला जाता है, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका वीडियो भी आपको दांगी एकेडमी की केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए कि कैसे निकाला जाता है वेट बाय वेट, W/W और इनके क्या क्या यूजेस है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने वहाँ समझाने की कोशिश की है, तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो क्योंकि वीडियो में नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स के थ्रू बिल्कुल करके बताया कि W/W को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1.25% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम क्यों लिया है? क्योंकि देखिए 25 ग्राम वेट दिया था और 2 लीटर सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना था, ठीक है, इसलिए। हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स पूछा गया है ग्लिसरॉल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। और 1 डिग्री पूछा है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल वाला भी एग्जाम्पल पढ़ा है, उसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें 1 डिग्री कितने हैं। ये होता है जनरली ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 1 डिग्री कितना है? 1 डिग्री कितना है? यहाँ पर 2 कार्बन है आपके 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मेटल द स्ट्रेट लाइन पार्ट इन अ ग्राफ इंडिकेट। किसी धातु के एक विशिष्ट प्रतिबल विकृति वक्र में ग्राफ में सरल रेखा वाला भाग क्या दर्शाता है। कोई भी मेटल है, उसमें ये आपका ग्राफ बनाया गया, तो किस फॉर्म में मिल रहा है आपको? एक कर्व के फॉर्म में। और यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिले तो वो क्या बताएगा? तो प्रतिबल में एक छोटे से परिवर्तन के लिए विकृति तीव्रता से बढ़ती है। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो प्रतिबल लगाया जा रहा है वो हमेशा ध्यान रखिए विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा आप उसमें स्ट्रेन करोगे वो उतने ही ज़्यादा कर्व का फॉर्मेशन करेगा। और यदि इस प्रतिबल को कम कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। विच इज़ करेक्ट फॉर ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड के लिए क्या सही है कि एक बीटा अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड किस टाइप का एसिड है? बीटा अमीनो एसिड है। ये इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ये एक ध्रुवण गुणक है या एक अल्फा अमीनो एसिड से। तो ध्यान रखिए ये किस टाइप का है? अल्फा अमीनो एसिड से। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द बिलो इक्वेशन। u + v = 10, u - v = 2। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस थी उसका कोई भी यूज़ नहीं है, यहाँ पर ही इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। u - v = 2 दिया है, तो आप करेंगे u = 2 प्लस इस u की वैल्यू को आपको रखना है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? u प्लस u की वैल्यू क्या है? सॉरी, एक बार फिर से करते हैं। u की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो u की जगह रखेंगे 2 + v = 10। तो ये हो जाएगा 2v = 10। तो क्या आ जाएगा? 2v = 8। 2 उधर जाएगा तो v = 4। अब v = 4 किस में दिया है? सिर्फ एक ही आंसर में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो फिर u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर,
सेल्यूलोज नाइट्रेट, स्टार्च, सेल्यूलोज या ब्यूनाइस। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या है, सेमी सिंथेटिक। सिर्फ सिंथेटिक की बात की जाती तो ये इसका ऑप्शन नहीं होता, फिर आंसर हो जाता आपका ब्यूनाइस। और यदि आपके से यहाँ पर बात की जाती नेचुरल तो स्टार्च लेते आप, सेल्यूलोज लेते, लेकिन यहाँ पर सेमी सिंथेटिक है यानी पूरा सिंथेटिक नहीं है, तो दोनों से मिलकर बना है, कुछ पार्ट सिंथेटिक है कुछ नेचुरल है। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज क्या नेचुरल और ये सिंथेटिक, तो ये हो जाएगा आपका सेमी सिंथेटिक। विच इज अ करेक्ट वैल्यू ऑफ डेल फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस। एक आदर्श गैस के समतापी विस्तार के लिए डेल का सही मान कौन सा है। एक आदर्श गैस की बात की गई है, तो आदर्श गैस का जब भी आपने पढ़ा होगा तो डेल एच इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू आदर्श गैस के समतापी विस्तार के लिए, तो डेल एच इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।